हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेरिट जोन। आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में। शेयर्स आजकल बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक बन चुका है क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत आ रहा है कि जैसी आज की अगर मैं लेटेस्ट न्यूज़ की बात करूं तो जो आपकी मुंबई में सरकार बनी है, महाराष्ट्र में सरकार बनी है, वो बीजेपी की बन रही है। और बीजेपी और अडानी ग्रुप्स का काफ़ी आपने सुना होगा कि शेयर्स प्राइस इंक्रीज़ हो गए, डिक्रीज़ हो गए। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि जो हमारे जो है सोनिया गांधी के सुपुत्र, उन्होंने एक बात कही थी कि जो हमारे शेयर्स हैं अडानी के वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, सॉरी घट रहे हैं, और इनका रीज़न है इस वजह से बढ़ रहे हैं, इस वजह से घट रहे हैं। उन्होंने कुछ इस टाइप का डिस्कशन किया। तो आपने कहीं वर्ड सुना होगा शेयर्स। तो आज हम क्लास ट्वेल्थ में, जैसे आपको पता है हमारी क्लास ट्वेल्थ में 3 बुक्स होती है, उसमें से हम बात करेंगे आज दूसरी बुक्स की जिसका नाम है कंपनीज के अकाउंट्स। कंपनीज के अकाउंट्स को स्टार्ट करने से सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर्स की। आपके चैप्टर का नाम है इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर्स। अब हम बात करते हैं कि ये शेयर्स है क्या। तो देखिए, शेयर्स क्या होता है। अगर मैं बात करूं एक कंपनी की, सपोज ये कंपनी है और इसको क्या करना है, शेयर्स इशू करने हैं। तो इसको क्या चाहिए होगा, सबसे पहले कुछ कैपिटल चाहिए होगी। जब कंपनी अपनी कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देती है, स्मॉल पार्ट कर देती है, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, तो जो ईच पार्ट होता है, ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। ईच पार्ट इज कॉल्ड शेयर्स। कैसे? इस कंपनी को 1 लाख रुपीज चाहिए, 1 लाख, और उसके पास एक शेयर कितने का होगा, 10। तो ये कितने शेयर्स इशू कर देगी, 10,000 शेयर्स। 10,000 शेयर्स इशू करेगी एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसको बोलते हैं हम शेयर। ओके, इसको बोलते हैं हम शेयर्स। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ शेयर्स की, कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं यहां पर हम देखेंगे। काइंड्स ऑफ शेयर्स, काइंड्स ऑफ शेयर्स। बेसिकली जो आपके शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है आपका इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर, और सेकंड होता है आपका प्रेफरेंस शेयर। 2 टाइप के शेयर्स होते हैं, एक होता है आपका इक्विटी और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। पहले हमें समझ में आया शेयर्स एक कंपनी है, कंपनी की हमने कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट हमारा क्या कहला रहा है, शेयर्स। कंपनी को कितने पैसे की जरूरत थी, 1 लाख की। 1 लाख के लिए वो कितने शेयर्स इशू करेगी, 10,000 का, अगर उसका एक शेयर कितने रुपीस का है, 10 का। शेयर समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि शेयर्स, हमें समझ में आया कि शेयर्स क्या होते हैं। अभी बात करनी है कि काइंड्स ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स होते हैं आपके 2 टाइप्स के, एक होता है इक्विटी शेयर्स और एक होता है आपका प्रेफरेंस शेयर्स। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी और प्रेफरेंस में, देखो इक्विटी शेयर्स में हम बात करेंगे कि जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो रियल ओनर्स होते हैं। क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं इक्विटी शेयर्स। और जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं दे आर नॉट द रियल ओनर्स, दे आर नॉट रियल ओनर्स। ओके, अब हम डिफरेंस देखते हैं इक्विटी और प्रेफरेंस का। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इक्विटी शेयर की। इक्विटी शेयर्स, देखिए इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, जिनके पास, इक्विटी शेयर्स के पास काफी मेरिट्स होती हैं, फायदे होते हैं। किसके कंपैरिजन में, प्रेफरेंस के। पहला क्या बताया, ये क्या होते हैं, रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। ये क्या करते हैं, वोटिंग राइट्स होता है इनके पास।
कौन सा राइट होता है? वोटिंग राइट्स होते हैं इनके पास, ठीक है। रियल ओनर्स हुए, उनके पास सेकंड क्या हुआ? वोटिंग राइट्स हुआ, ओके। अब क्या होता है कि जब कंपनी का मेन प्रॉफिट या बोलो मेन की जगह नेट प्रॉफिट किसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है? पहले तो डिविडेंड हम देते हैं प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर को, प्रेफरेंस को, और उसके बाद किसको देते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर को, इक्विटी शेयर होल्डर को। अब हम बात करते हैं कि यहां पर बात हो गई प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं? तो देखिए हम नेक्स्ट देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर, देखिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर जैसे कि नाम बता रहा है कि इन्हें किसी चीज की प्रेफरेंसेस मिली है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मतलब क्या है कि इन्हें किसी चीज की क्या मिली है? प्रेफरेंसेस मिली है। प्रेफरेंसेस किस चीज की मिली है? देखिए दो चीजों की प्रेफरेंसेस होती हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को इक्विटी शेयर होल्डर से दो चीजों की प्रेफरेंस मिलती है। वो दो चीजें कौन सी है? पहली है कि उनको सबसे पहले डिविडेंड इज फिक्स्ड, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इज फिक्स्ड, मतलब आपका जो डिविडेंड है वो फिक्स्ड है, और वो किससे पहले मिलेगा? प्रायर किससे मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से। किससे पहले मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर से। दूसरी क्या चीज मिलती है इन्हें? दूसरी प्रिविलेज क्या मिलती है? क्योंकि इनका नाम प्रेफरेंस है तो इन्हें क्या प्रिविलेज मिलेगी? जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद होगी, जब वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी होगी, तो सबसे पहले पैसे किसके रिटर्न किए जाएंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की, काइंड्स ऑफ प्रेफरेंसेस शेयर्स की, कि प्रेफरेंस शेयर्स के काइंड्स क्या हैं। देखिए आपको पता चला कि जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको दो प्रेफरेंसेस मिली थी ओवर इक्विटी शेयर्स। अब इस वाले में हम बात करेंगे कि प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं टाइप इसका क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। देखिए क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? समीशन, जमा होना, कुछ ऐड होते चले जाना। इसका मतलब कंपनी क्या करती है, अगर मैं बात करूं एक कंपनी है, कंपनी ने क्या अर्न किया? प्रॉफिट अर्न किया। अब शेयर होल्डर जिन्होंने पैसे लगाए होंगे वो कहेंगे हमें पैसे दो, तो जो उनको पैसे दिया जाता है तो उनको क्या मिलता है? उनको इंटरेस्ट नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? इंटरेस्ट नहीं मिलता। उन्हें क्या दिया जाता है? डिविडेंड दिया जाता है। जब उनको डिविडेंड दिया जाता है तो ये क्या है कि सपोज एक कंपनी है, उसको 2018 में प्रॉफिट हुआ, 2019 में क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ, 2020 में क्योंकि कोरोना का टाइम आ गया उस कंपनी को क्या हो गया? लॉस। तो ऐसे में क्या होता जाएगा, जब कंपनी 2021 में सपोज डिविडेंड देना चाहती है तो वो क्यूमुलेट कर देगी इस साल का भी डिविडेंड और इस साल का डिविडेंड। सपोज 5 रुपीज था तो ये क्या हो जाएगा? डिविडेंड ऐड हो जाएगा। इस टाइम डिविडेंड कितना मिलेगा? 10 रुपीज मिलेगा। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या हुए? जिनका डिविडेंड, सबसे पहले इंटरेस्ट नहीं मिलता, उन्हें क्या मिलता है? डिविडेंड। जिनका डिविडेंड ऐड होता हुआ चला जाता है, मतलब एक साल कितना मिला था आपको? 5, तो दूसरे साल भी कितना मिला है? 5, क्योंकि इस साल लॉस हुआ था, कंपनी ने दिया नहीं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो हमेशा डिविडेंड मिलेगा, तो वो कितना मिला? 5 + 5 कितना मिल गया? 10। इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव का मतलब जमा होना, समीशन, जमा होना। यह है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर। उसके बाद हम बात करते हैं अपने सेकंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर की, जिसका नाम है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स बात करेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस नॉन क्यूमुलेटिव क्या होता है? जिनका डिविडेंड ऐड नहीं होता, जिनका डिविडेंड ऐड नहीं होता। ये वाली जो चीज है डिविडेंड ऐड नहीं होता। जैसे 2020 में कंपनी को लॉस हुआ कोरोना की वजह से, 2021 में सपोज कंपनी को प्रॉफिट हो गया, तो कंपनी 2020 में कोई भी डिविडेंड नहीं देगी, नो डिविडेंड।
और 21 में क्या होगा कि कंपनी डिविडेंड देगी। ये होता है हमारा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स और नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। हमारे पास थर्ड टाइप होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कौन से होते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, रिडीमेबल प्रेफरेंस, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है? जिनको रिडीम कर दिया जाता है आफ्टर अ सर्टेन टाइम, मतलब आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उनका अमाउंट उन्हें वापस मिल जाता है। सपोज एक कंपनी है फोर्टिस कंपनी ले लेते हैं, या अभी आप नई कंपनी लेते हैं श्रीराम फाइनेंस, ये कि अभी निफ्टी 50 में ऐड हुई है। अब ये निफ्टी 50 क्या होती है, ये भी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा होगा, लेकिन हम इसको क्लियर करते हैं अपने बिजनेस पे। बिजनेस में जैसे आप लोगों ने पढ़ाई की सेंसेक्स क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, उसी के अंदर एक कंपनी आई है। मैंने कंपनी का नाम लिया है श्रीराम फाइनेंस। ओके, अब देखिए इसमें हमें क्या पढ़ना है। श्रीराम फाइनेंस कंपनी में मैं एक शेयर होल्डर हूँ। मैंने कहा भाई मुझे पैसे इन्वेस्ट करने हैं। मैं गई इस कंपनी के पास, मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए 10,000 रुपीज़। मैंने कहा कंपनी प्रॉफिट हो रहा है आपको, मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए प्रॉफिट, मैंने पैसे लगाए हैं। कंपनी ने कहा ठीक है हम आपको प्रॉफिट दे रहे हैं। और शेयर होल्डर को प्रॉफिट किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? डिविडेंड की फॉर्म में मिलता है। अब चलो इसको शेयर होल्डर को फायदा हो गया, उसे डिविडेंड की फॉर्म में प्रॉफिट मिल गया। लेकिन डिविडेंड तो क्या मिल रहा है उसे? लाभ का हिस्सा मिल रहा है। लेकिन मेरी मेन 10,000 रुपीज़ मुझे कब मिलेंगे? तो ये 10,000 रुपीज़ मिलेंगे सपोज 5 ईयर्स बाद, 5 साल बाद। तो ऐसे शेयर होल्डर जिनका पैसा एक टाइम पीरियड के बाद आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम मिल जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम क्या बोलते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि उनका हमें प्रिंसिपल अमाउंट एक टाइम के बाद रिटर्न हो गया। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं, यहीं पर हम बात कर लेते हैं नॉन रिडीमेबल की। इसकी बात करेंगे नॉन रिडीमेबल की। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इसमें क्या डिफरेंस होता है नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में? कि आपका जो अमाउंट है, जो आपका अमाउंट है, अमाउंट कौन सा? जो इस शेयर होल्डर ने श्रीराम फाइनेंस कंपनी में लगाया था, जो कि कितना था? 10,000 रुपीज, वो रिडीम नहीं होगा। लेकिन क्या कंपनी पैसे लेके खा गई? नहीं। इसका मतलब क्या है? आपको 10,000 रुपीज मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, लेकिन इसके लिए कंपनी को वाइंडिंग अप होना पड़ेगा। वाइंडिंग अप का मतलब क्या हुआ? जब कंपनी बंद हो जाएगी, कंपनी में बड़ा सा लग जाएगा ताला, जब कंपनी में बड़ा सा लग जाएगा ताला, तब जाके, ठीक है, तो वाइंडिंग अप के टाइम मिलेगा। कब मिलेगा? वाइंडिंग अप के टाइम मिलेगा। ओके, तो ये हमने पढ़े हैं अभी आज की क्लास में। हमने समझा कि सबसे पहली चीज कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या समझा कि शेयर्स कितने टाइप के होते हैं। शेयर्स कंपनी के कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्सों में बांटा, और ईच पार्ट हमारा क्या कहलाता है? शेयर कहलाता है। फिर हमने समझा कि शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। शेयर्स 2 टाइप्स के होते हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी रियल ओनर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स रियल ओनर्स नहीं होते। अब हम इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे। आपके जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो रियल ओनर्स होते हैं, उनके पास वोटिंग राइट्स होता है। उनका मेन प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट होता है वो सबसे पहले प्रेफरेंस को देने के बाद इक्विटी को दे दिया जाता है। फिर हमें समझ में आया कि यहाँ पर तो बात हो गई प्रेफरेंस की, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं। फिर हमने देखा कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर कौन से होते हैं? जिन्हें इक्विटी के टाइम पर इक्विटी से पहले 2 एडवांटेजेस मिलती हैं। अब वो 2 एडवांटेजेस क्या है? क्योंकि प्रेफरेंस मतलब उनको प्रेफर करना, वहीं से नाम निकल के आया है। तो उन्हें क्या प्रेफरेंसेस मिलती है कि उनका जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। दूसरा, जब कंपनी बंद होती है, वाइंडिंग अप का मतलब जब कंपनी में ताला लगता है, तो सबसे पहले किसको पैसा मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। फिर किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर को। यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि उनकी कैपिटल रिटर्न सबसे पहले किसको की जाती है। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो हमें यहाँ पर 4 टाइप समझे हैं। एक है आपका
क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव का मतलब जहां पर आपका जो डिविडेंड है वो क्यूमुलेट हो जाता है। सबसे पहले शेयर होल्डर को क्या मिलता है, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट में से क्या मिलता है, इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इंटरेस्ट तो क्या होता है, ब्याज, लेकिन यहाँ पर हम देते हैं लाभ का हिस्सा, तो उसको बोलते हैं डिविडेंड दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस कंपनी को 2020 में लॉस हुआ कोरोना की वजह से और 2021 में हो गया प्रॉफिट, तो कंपनी को डिविडेंड कितना मिलेगा, 10 रुपीज, 5 रुपीज यहाँ का और 5 रुपीज यहाँ का। लेकिन अगर आपकी कैटेगरी है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स में, तो आपको कितने रुपए मिलेंगे, सिर्फ 2021 वाले, 2020 में कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ यहाँ के 5 रुपए आपको मिल जाएंगे। फिर हमने नेक्स्ट बात करा कि हमारे क्या और भी प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स होते हैं। यस, 2 प्रेफरेंस शेयर्स की और हम बात कर रहे हैं, एक होता है आपका रिडीमेबल, एक होता है नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल का मतलब क्या हुआ, आपका जो 10,000 रुपए है ये तो लाभ का हिस्सा मिल रहा है, लाभ का हिस्सा कितना था, सपोज 10%, वो तो हमें मिल गया 10%, लेकिन हमें लाभ का मतलब कैपिटल कब मिलेगी अपनी, 10,000 रुपीज, तो वो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपको 10,000 रुपीज मिल जाएंगे, जिसमें ये फिक्स्ड होता है उसको बोलते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। जिसका फिक्स नहीं होता, क्या पैसे कंपनी लेके भाग गई, नहीं, कंपनी पैसे देगी, लेकिन कब, कंपनी अपने वाइंडिंग अप के टाइम पर देगी, तो उसको हम बोलते हैं नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, थैंक यू गाइस। नेक्स्ट आज हम पढ़ने वाले हैं, अब हम बात करते हैं अपने बिजनेस मैनेजमेंट की, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस मैनेजमेंट हमारा टॉपिक है, बिजनेस मैनेजमेंट। ओके, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट बोल लो या बिजनेस स्टडीज बोल लो, बिजनेस स्टडीज, बिजनेस स्टडीज। इसके बारे में हम क्या बात करने वाले हैं बिजनेस मैनेजमेंट और बिजनेस स्टडीज में। आज जो हम बिजनेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हेनरी फ्योल के प्रिंसिपल, हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स। देखिए हेनरी फ्योल क्या है, जिन्होंने, जैसे कि आप सभी जानते हो कि हमारे पास 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लो लेवल। ये कौन सा लेवल होता है, टॉप, ये कौन सा लेवल होता है आपका, मिडिल, ये कौन सा होता है आपका, लो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। टॉप लेवल पे कौन आते हैं, जो कि कंपनी को बनाते हैं, जैसे जो कंपनी को मतलब मेन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आपके सीईओ की हम जो बात करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, ये सब आते हैं। मिडिल पे कौन से आते हैं, जो आपकी कंपनीज के क्या होते हैं, जहाँ पर डिपार्टमेंटल हेड्स, हम इसको सिंपली बोलेंगे डिपार्टमेंटल हेड्स, जो कि डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम बात करें, जैसा कि आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास कई डिपार्टमेंट्स होते हैं, परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फिनांस डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसकी बात हम पहले चैप्टर में कर चुके हैं। यहाँ पर कौन से आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स आते हैं, और यहाँ पर कौन से आते हैं, वर्कर्स, जो काम करते हैं। वर्कर्स कहीं पर यहाँ पर भी आते हैं वर्कर्स, और किसी किसी कंपनी में जो बड़ी होती हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं आपके फोरमैन। इसको हम इरेज कर देते हैं, यहाँ पर क्या आ जाते हैं आपके फोरमैन, और यहाँ पर कौन आते हैं आपके वर्कर्स, जो कि काम करते हैं। फोरमैन बोल लो, या दूसरा नाम होता है इनका सुपरवाइजर। अब इससे क्या मतलब है इस हेनरी फ्योल का, देखिए हेनरी फ्योल ने प्रिंसिपल्स दिए थे और ये बताया कि मिडिल लेवल वाले लोगों को कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने बेसिकली ये बताया कि जो मिडिल होते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स हैं, उन्हें कैसे काम करना चाहिए। उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स दिए, अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल का बेसिक मतलब क्या हुआ, ऐसी गाइडलाइंस जो कि आपको बताएंगे कि आपको अपने बिजनेस में कैसे काम करना चाहिए, कैसे काम कराना चाहिए, जिससे कि हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हम अपने जो सुपरवाइजर हैं, वर्कर हैं, उनसे इस टाइप से बात करेंगे या उनको अथॉरिटी देंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे, तो उनका हर एक प्रिंसिपल एक सजेशन दे रहा है कि हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में
कैसे काम करना चाहिए और करवाना चाहिए। तो पहला हम प्रिंसिपल देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल की, जिसका है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हेनरी फ्रोल ने बताया कि काम को बांट दो, सभी जितने भी वर्कर्स हैं सभी में बांट दो। अगर मैं इसका एग्जांपल लूँ, सपोज एक बैंक है, उसके अंदर डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट काम है। जैसे कोई आपका मनी डिपॉजिट कर रहा है, कोई आपको वापस दे रहा है, ठीक है, कोई आपकी एफडी करने में, कोई आपको लोन देने में हेल्प कर रहा है। तो सब में क्या बना दी, कैटेगरी बना दी कि डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंट लोग डिफरेंट काम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने काम को बांट दिया। और इसका बेनिफिट सबसे ज़्यादा क्या निकल के आता है, जो इसका क्रक्स है डिवीजन ऑफ वर्क का, वो है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है कि आप उस काम को करने में स्पेशलाइज्ड हो गए। अब आपका जो भी काम होगा वो अच्छे से होगा। और ये बंदा, इसको पता है कि मनी को डिपॉजिट कैसे किया जाए, मनी को एक्सेप्ट, आपको विड्रॉ कैसे किया जाए, इसको पता है कि एफडी कैसे करानी है, इसको पता है कि लोन कैसे देना है। तो इससे क्या हुआ कि काम में एफिशिएंसी देखी गई और इफेक्टिवनेस देखी गई। देखिए, दो वर्ड्स होते हैं, मैं बात करती हूँ दो वर्ड्स की, एक होता है आपका एफिशिएंसी और एक होता है इफेक्टिवनेस। तो एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस क्या है जो कि यहाँ पर मिली। तो देखो, एफिशिएंसी की स्पेलिंग लिखी हमने, ठीक है, इफेक्टिवनेस की भी लिख देते हैं, बात ही कर रही है मैम तो लिख ही देते हैं। इफेक्टिवनेस, सी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट, टी का मतलब क्या होता है, टाइम। इसका मतलब आप यहाँ पर कॉस्ट और टाइम दोनों को सेव कर सकते हो। कैसे, क्यों, क्योंकि आप क्या है, जो वर्कर्स की वेजेस है वो कम से कम देनी पड़ेगी और जो टाइम है थोड़े से टाइम में ज़्यादा काम हो जाएगा। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब ये हो गया कि आपकी जो पे है वो तो फिक्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम आ रहा है, तो आपका काम क्या हुआ, एफिशिएंट भी हुआ और इफेक्टिव भी हुआ। ठीक है, तो ये हमारा किस में था, डिवीजन ऑफ वर्क में। और मेन निकल के क्या था, स्पेशलाइजेशन, कि अब ये विड्रॉ करने में या लोन देने में ये क्या हो चुका है, स्पेशलाइज्ड हो चुका है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका, जिसमें हम बात करने वाले हैं अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी को रिस्पॉन्सिबल ठहराना उस काम के लिए। सपोज, इसको भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने प्रोडक्शन मैनेजर को अपॉइंट करा, प्रोडक्शन मैनेजर से बोला कि भाई आपको प्रोड्यूस करनी है कितनी यूनिट्स, 100 यूनिट्स इन अ डे। अब क्या है, परचेज मैनेजर क्या करेगा, जो भी आपका रॉ मटेरियल जहाँ पर रखा जाता है, रॉ मटेरियल जहाँ पर रखा जाता है वहाँ पर पूछेगा कि भाई सामान दो, प्रोड्यूस करना है हमें, लेकिन यहाँ से अगर मान लो सामान नहीं मिल रहा, तो उनको क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, साथ के साथ हमें अथॉरिटी, अधिकार भी देने चाहिए कि आप वहाँ से सामान ले सकते हो, आप रॉ मटेरियल ले सकते हो, तभी तो 100 यूनिट्स आप बना पाओगे। तो आपको ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड देनी चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो अथॉरिटी भी दो, कि आप रिस्पॉन्सिबल तो बोल रहे हो 100 यूनिट्स के लिए, लेकिन उन्हें ये बोलो कि आप रॉ मटेरियल भी ले लो भाई यहाँ से। ठीक है, तो दोनों चीज़ें साथ के साथ देनी चाहिए। सपोज इसका एग्जाम्पल आप ऐसे भी ले सकते हो कि जैसे आपके पेरेंट्स ने बोला कि भाई आपको CUT क्रैक करना है और आपको एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, ठीक है, आपको ये वाला कॉलेज लेना है। अब वो कह रहे हैं कि ना तो तुम कुछ, आपको सोर्सेज अवेलेबल नहीं है, आपके पास बुक्स ही नहीं है, तो उन्हें कैसा करना चाहिए, नहीं, वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं तो अथॉरिटी भी कि बुक्स खरीदनी है बेटा खरीद ले, ट्यूशन जाना है ट्यूशन चला जा, तेरे को पढ़ना है तेरे को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तेरे को शादी में नहीं जाना तू मत जा। तो यही चीज़ होती है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसके साथ अथॉरिटी भी दो। और कंपनी में इसका एग्जाम्पल क्या हुआ कि प्रोडक्शन मैनेजर ने बोला कि आपको 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, कितनी यूनिट्स, 100 यूनिट्स बनानी है, किसमें, एक दिन में। लेकिन रॉ मटेरियल जहाँ पर उन्होंने प्रोडक्शन, जहाँ पर खरीदा है प्रोडक्शन वालों को, परचेज मैनेजर से जब वो गया, परचेज मैनेजर क्या कर रहा है, रॉ मटेरियल नहीं दे रहा, भाई मैं नहीं दे रहा रॉ मटेरियल, तो फिर आप उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते। किस चीज़ के लिए, 100 यूनिट्स के लिए। ठीक है, तो ये हमें हेनरी फ्योल ने दूसरा प्रिंसिपल दिया, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी साथ के साथ देनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं अपने थर्ड प्रिंसिपल की, विच इज
यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ कमांड। थर्ड प्रिंसिपल हमसे क्या कहता है, यूनिटी ऑफ कमांड, कि हमें एक टाइम में एक पर्सन से ही कमांड मिलनी चाहिए। मतलब यहाँ पर सबॉर्डिनेट्स हैं आपके दो, ए और बी, और यहाँ पर काम करने वाले हैं सी, डी और ई। अब क्या हो रहा है, ए को सी भी ऑर्डर दे रहा है, बी भी दे रहा है, ए को सी भी दे रहा है, ए को ये बी भी दे रहा है, ठीक है। ऐसे ए को ई भी दे रहा है और बी भी दे रहा है। ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएंगे सी वाला कि मैं बी की मानूं या ए की मानूं, डी वाला कंफ्यूज हो जाएगा ए की मानूं या बी की मानूं। तो यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है कि हमें कमांड हमेशा एक से ही मिलनी चाहिए। तो बेस्ट क्या है कि जो ए पर्सन है वो किसको दे रहा है, सी को दे रहा है, बी पर्सन किसको दे रहा है, डी को दे रहा है। तो ये चीज़ होनी चाहिए यूनिटी ऑफ कमांड। हमें एक बंदे से एक टाइम पर एक ही से ही हमें ऑर्डर मिलने चाहिए, क्योंकि ऐसे में वो कंफ्यूज हो गया। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। सपोज हमारे पास एक सेल्स डिपार्टमेंट का बंदा है, हमने सेल्स डिपार्टमेंट के पर्सन से कहा आपको सेल करनी है, और सेल्स मैनेजर ने उससे बोला आपकी 12% आप डिस्काउंट दे सकती हो। लेकिन ये तो सेल्स मैनेजर ने बोला, ये कौन है, हमारे सेल्स मैनेजर। और फाइनेंस मैनेजर क्या बोल रहे हैं, भाई हम इतना नहीं, 12% डिस्काउंट की क्या बात कर रहे हो आप, हम तो केवल 2% डिस्काउंट देंगे। हो गया ये बंदा कंफ्यूज, मैं 12% डिस्काउंट दूं या 2% डिस्काउंट दूं। तो इसलिए हमें कमांड हमेशा किससे मिलनी चाहिए, एक ही पर्सन से एक टाइम पर एक ही मैनेजर से मिलनी चाहिए। ये है हमारा यूनिटी ऑफ कमांड कॉन्सेप्ट। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं आपकी एक और समझते हैं, जिसमें हम बात करेंगे एक हेनरी फ्यूल के एक प्रिंसिपल की, विच इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। कौन सा है हमारा, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो हम बात करेंगे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखिए यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ये कहता है कि हमारे जितने भी हेड्स हैं, जितने भी डिविजन्स हैं, सबको एक से ही कमांड मिलनी चाहिए अलग अलग से। मतलब मैं इसको समझाती हूँ। जैसे यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब हुआ कि हमारे डिविजन्स हैं। मान लो यहाँ पर बाइक बनती है, एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर बाइक बन रही है, और एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर कार बन रही है। बाइक बन रही है एक जगह, कार बन रही है। अब इनको बाइक का मैनेजर एक होना चाहिए जो कि पूरी चीज़ों को डायरेक्ट करे, कार का मैनेजर एक होना चाहिए जो पूरी चीज़ों को डायरेक्ट करे। ऐसा नहीं होना चाहिए ए मैनेजर इसको भी कर रहा है, ए मैनेजर इसको भी कर रहा है, इससे वही कंफ्यूजन होगी। लेकिन कमांड का मतलब क्या था कि हमें एक चीज़ का, और डायरेक्शन मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्शन कैसे मिलना चाहिए। तो ये मेन डिफरेंस होता है डायरेक्शन में और कमांड में। कमांड में क्या था, एक पर्सन कमांड हमें कैसे दे रहा है, जैसे फाइनेंशियल मैनेजर दे रहा है, या हमें कौन दे रहा था, सेल्स हेड दे रहा था। इसके अंदर है कि हमारा जब हमारे डिविजन धीरे धीरे अलग अलग हैं, एक में कार बन रही है, एक में बाइक बन रही है, तो इसको हेड करने वाले भी अलग, क्योंकि सोच अलग, कार का डिवीजन अलग, कार की स्ट्रेटेजी अलग, और बाइक की स्ट्रेटेजी अलग। बाइक कितने लोग, कौन से लोग चलाते हैं, हमें किसको टारगेट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें अलग। तो ये हमारा फोर्थ प्रिंसिपल था, जो कि था यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो आज की क्लास में अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़े कि हमारे कितने टाइप के प्रिंसिपल्स होते हैं। देखो हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारे 3 टाइप के लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लो लेवल और वर्कर्स। हमने यहाँ पर हेनरी फ्यूल ने किसके लिए दिए थे, मिडिल लेवल के लिए। सबसे पहला कौन सा था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम को डिवाइड कर दो। बैंक में जैसे हमने डिवाइड करा था, और इससे क्या आता है, स्पेशलाइजेशन आता है। दूसरी क्या चीज़ थी कि हमारी क्या चीज़ होती है, इससे हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है, हम कम से कम टाइम में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। वो तो हमारा कौन सा, डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड है हमारा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो तो उसको अधिकार भी दो कि वो इससे रिलेटेड डिसीजंस ले सके। तो ये था 100 यूनिट्स दी, तो हमने रॉ मटेरियल लेने के लिए अधिकार दें कि वो यहाँ से परचेज मैनेजर से जाके रॉ मटेरियल खरीद सके। थर्ड है आपका यूनिटी ऑफ कमांड, कि हमें कमांड हमेशा ऐसे नहीं मिलनी चाहिए, और हमारा बेस्ट टाइम क्या होता है कमांड मिलने का, कि एक पर्सन से एक को ही मिले, ठीक है। उसके बाद है हमने यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, कि अगर आपके डिविजन्स अलग अलग है तो हर डायरेक्टर हमारा डिफरेंट होना चाहिए। ओके, आई थिंक आप सबको क्लियर होगा। थैंक यू।